गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। किसी गीतकार द्वारा कभी लिखा गया ये गीत हमारे देश की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। ऐसा ही था और ऐसा ही है हमारा भारत हमेशा से। उत्तर में हिमालय पर्वत तो दक्षिण में हिंद महासागर, कहीं रेगिस्तान तो कहीं हरे भरे खेत, कहीं पहाड़ी जंगल झाड़ियाँ तो कहीं झील नदियाँ तालाब। हर रंग और हर खुशबू, हर मौसम और हर जादू है जहाँ। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ऐसा सुंदर देश इस दुनिया में दूसरा नहीं है। लेकिन क्या आज इतने सुंदर देश में वाकई सब कुछ सुंदर है? क्या यहाँ की हवा में, यहाँ की धूप में, यहाँ के पानी में, यहाँ के हर बाशिंदे के लिए खुशी है, शांति है, सुकून है? नहीं। देश से अंग्रेजी हुकूमत को गए हुए 65 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन भारत को सही मायनों में आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई। क्यों है आज देश की इतनी बुरी हालत? क्या हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब सुधर नहीं सकते? क्या इस मर्ज का कोई इलाज है? हाँ, है। और सिर्फ इलाज ही नहीं, एक पक्का और ठोस इलाज है एक छोटी सी किताब में, जो आज से 105 साल पहले महात्मा गांधी ने लिखी थी। सन 1909 में गांधी जी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए पानी के जहाज में लिखा था ये छोटा सा महाग्रंथ, जिसका नाम है हिंद स्वराज। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जानी रे। वैष्णव मेरी ये किताब ऐसी है कि बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। ये द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबके अपने हो जमीन, सबका आसमान हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे। उसमें शासक ब्रिटिश थे और हम गुलाम थे उनके। तो गांधी का कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा ऐसे और अपना शासन खुद चलाएंगे, हम लोग अपने से शासन करें। हिंद स्वराज का मतलब था गांधी के लिए कि
वह शासन जो स्थानीय लोग करें। स्वराज मनुष्य का मूल स्वभाव है। आप इसको ऐसे देखें, जब भी आप किसी तनाव में होते हैं, थके होते हैं, अगर आप विश्राम की भाव में आ जाएं, आपका ध्यान अपने ही शरीर पर हो, अपने भौतिक शरीर को, अपने मन के शरीर को अंदर अंदर देखें, और जैसे और जितने अच्छे ढंग से आप अपना ध्यान लगाते हैं अपने ही शरीर पर, मन पर, आप देखते हैं कि आपको आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। यानी आप अपने स्वशासन में आ जाते हैं, स्वभाव में आ जाते हैं, स्वराज में आ जाते हैं। हम अपने जीवन में किसी दूसरे को, दूसरे के श्रम को, दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना इस प्रकृति को प्यार करके, इस धरती और प्रकृति की समृद्धि को बनाते हुए अपने जीवन का आनंद लेने का काम करें। स्वराज्य का आशय है कि हम अपने काम को अपनी तरह से, अपनी क्षमता से, अपनी मेधा से, अपने संसाधनों से करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया के पास इतना सारा है कि हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए उतने संसाधन अपने पास नहीं है। इसी मूल मुद्दे को लेकर के, इस मूल विचार को लेकर के गांधी जी का हिंदू स्वराज पुस्तक लिखा गया है। और आज के युग में हिंदू स्वराज का मूल, हिंदू स्वराज के सैद्धांतिक पक्ष इतना प्रासंगिक है मानवता के लिए। अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया तो मेरा ये मानना है कि मानवता आत्महत्या करने के रास्ते पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। विकास इस विश्व में कहीं नहीं हो रहा है, सर्वत्र विनाश ही हो रहा है। ये पृथ्वी जीवदारों की रहने लायक कितना दिन रहेगा, इसका हिसाब बहुत गड़बड़ है। जो पिछले 12 वर्षों में जितना पृथ्वी की तापमान वृद्धि हुआ है वो निरंतर रहेंगे तो अगले 20 वर्षों में ये हम लोगों की गिनराई नहीं रह जाएंगे। समस्या बहुत गंभीर है। सवाल उठता है, हिंद स्वराज जैसी एक छोटी सी किताब से इतने बड़े देश के इतने सारे मसलों का हल कैसे मुमकिन है? तो आइए देखते हैं एक छोटा सा नमूना। एक गांव में 80% लोग भूखे हैं, अकाल पीड़ित एरिया है, वर्षा कम पड़ती है और वो भी वर्षा का पानी निकल जाता। 80% लोग भूखे थे, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे। हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं, इसलिए शराब निकालना शुरू कर दिया। गांधी जी ने जो कहा था उसी मार्ग का हम लोग अवलंबन किया। कोई पेट्रोल यूज नहीं किया, डीजल यूज नहीं, रॉकेल नहीं, कोयला नहीं, विदेश का पैसा नहीं, उद्योगपति का पैसा नहीं, सिर्फ प्रकृति गिरे हुआ बारिश का पानी का बूंद ना बूंद को रोका, जमीन में रिचार्जिंग किया। छोटे छोटे वाटर डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट है, गली प्लगिंग है, लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर है, नाला बांध है, चेक डैम है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। और ये जो बारिश का पानी जगह जगह पर रुक गया तो जमीन में रिचार्ज हो गया। और जिस गांव में 400 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1200 एकड़ जमीन में 2 फसल मिल रहे। और 200-225 ट्रक प्याज मद्रास, दावनगिरी, बैंगलोर जा रहा है। करोड़ रुपया गांव में आ रहा है। अकाल पीड़ित गांव में 400 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था, आज हर दिन 6000 लीटर दूध बाहर जा रहा है। और 125-1.5 लाख रुपए गांव में पर डे आ रहा है हर दिन।
2 कमरे में 4 क्लास तक शिक्षा थी, 2 टीचर पढ़ाते थे। आज हमारे गांव में 40 टीचर हैं। आज 11-12 साइंस आर्ट पड़ोस के गांव के बच्चे यहाँ आ रहे, पढ़ाई अच्छी कर रही। विशेषतः उस टाइम पर गांधी जी ने ये सोचा था, लेकिन उसमें हम लोग और भी एक सोच कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है उसमें भी हम पीछे नहीं रहना। इसलिए हम मानते हैं कि हमारे गांव के बच्चों को भी कंप्यूटर आना जरूरी है, डिजिटल उसको समझना जरूरी है, ये करना है। अगर भारत में एक गांव सुधर सकता है तो सारे गांव भी सुधर सकते हैं। ग्राम राज्य ही सच्चा स्वराज्य है, यही कहना था बापू का। लेकिन आज देश में गांवों की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। और आजकल गांव की स्थिति भी शहरों की स्थिति की तरह ही संक्रमित है। पंचायतें हमारे गांव को तोड़ रही हैं। एक गांव में चुनाव होता है तो पड़ोसी यहाँ तक कि घर में भी विद्वेष हो जाता है। आज तो वो कमाई के और संघर्ष के स्थान हो गई हैं पंचायतें गांव में। प्राचीन समय की हमारी जो पंचायतें थी वह व्यक्ति की कथनी करने की विश्वसनीयता रखती थी, वो किताबी और कानूनी टाइप की नहीं थी। गवर्नमेंट आज तो क्या सोच रही है कि वैज्ञानिक बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, लेकिन शिक्षा में गांव में जाकर काम कौन करेगा, ऐसी शिक्षा गवर्नमेंट से ये व्यवस्था करनी चाहिए, ये नहीं है। और बापू की कल्पना तो पूरे ग्राम स्वराज्य की कल्पना थी। बापू की कल्पना ये थी कि गांव में रहने वाला समाज एक दूसरे को जानता है और वो गांव में रहकर गांव का खाद, गांव का बीज, गांव का पानी, गांव की मिट्टी और गांव का राज गांव के हाथ में हो। गांव ही सरकार हो और गांव में रहने वाला हर इंसान गांव गणराज्य को एक इकाई मानकर वो गांव अपनी खेती में अपना खाद का उपयोग करे, अपना बीज का उपयोग करे और अपने जितने भी साधन हैं वो गांव में बनाए। हमारे बाप दादा हमेशा जैविक खेती करते थे। आज फिर आप देख रहे हैं कि वो युग आ गया है, जबकि रासायनिक खाद, ये जो रासायनिक कीटनाशक, इससे जो खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। जो जहर हम डाल रहे हैं खेतों में उसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो आज सारे कृषि वैज्ञानिक चिंतित हैं। और हम ये सब जानते हैं कि जितना केमिकल पेस्टिसाइड डाला जाता है 1% जो है कीड़ों को मारने के काम में आता है, बाकी उसका जो 99% है वो पानी में, हवा में, धरती में जा कर के फिर वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए लौटता है। और इसीलिए देख रहे हैं आप तमाम तरह तरह की बीमारियां जो इस देश में कैंसर से लेकर के हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर तक की हैं, वो सब उसी का दुष्प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग भी उसी का दुष्प्रभाव है। यदि सचमुच भारत की आज़ादी बरकरार रखनी है, यदि सचमुच भारत को आज़ाद रखना है, तो भारत के गांव के लोगों को गांव में सब कुछ मिले, उसका गांव का मंगल, उसका गांव का आनंद, उसका गांव का सुख उसको गांव में मिल सके, वैसी व्यवस्था हमारी सरकारों ने बिगाड़ी है। उस व्यवस्था को दोबारा कायम करने की जरूरत है और वो व्यवस्था कायम करना बड़ी बात नहीं है। अभी भी मेरे गांव इतने बिगड़े नहीं हैं कि दोबारा सुधर ना सकें। सारी तुलना के बाद गांव में आज भी लोग सुखी हैं, भाईचारा मौजूद है, आपस में प्रेम सौहार्द है, उनके सुख दुख में सारे लोग शामिल होते हैं। अगर गांव के किसी भी कोने से किसी बच्चे को चोट लग जाए तो सारा गांव वहां पहुंच जाता है। सारे लोग आपस में उस दर्द को बांट लेते हैं। किसी की शादी हो तो सारे के सारे लोग उसके यहाँ पहुंच जाएंगे बिना बुलावे। वो उनको प्रेम से अगर केवल कह देगा तो सारे लोग उसका पत्तल भी उठा लेंगे, उसका जूठा भी उठाएंगे, उसको सारे आए हुए मेहमानों का अपने घर के मेहमानों की तरफ स्वागत करते हैं। आज भी गाँव में ये चीज़ें बची हुई है, भाईचारा है, एक स्नेह है, दिल से स्नेह है, इसमें कोई बनावट नहीं है। कि गहबर पियरी पहिर खेत में खड़ी फसिल गदर आइल,
सबही के मन टटकी टटकी साध लगे खुआइल, कैसन सपना सजोएं कितनी मनिया पिरोएं, झांकी झांकी रहे अपने अयनवा में, नाचे निरखी निरखी दर्पणवा में। बात करें राजनीति की तो भारत की आज की राजनीतिक व्यवस्था की तो पूछिए ही मत। आजकल राजनीतिक दलों का सिर्फ एक ही चुनावी एजेंडा है, पूंजीपतियों की चाकरी करना, और उनके बीच झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि जाति, धर्म, क्षेत्रीयता और आरक्षण के नाम पर जनता को बांटकर और भरमाकर लूट और अत्याचार का पंचवर्षीय ठेका कौन हासिल करेगा। तो हमारे धर्म के ठेकेदार भी बिगड़ गए हैं, हमारी शासन प्रशासन व्यवस्था भी बिगड़ गई है, और लोगों को तो जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ करना है। इसलिए जो ईमानदारी से, मेहनत से जो काम करना चाहिए और हमारे पूर्वज जो करते थे, उसके बजाय अब ये हुआ है बेईमानी करो, लूटो, फंसाओ। तो ये जो प्रवृत्ति लोगों में फैल रही है वो काफी दुख का कारण है, और इसलिए पूरा समाज एक तरह का दुखी बन रहा है। शोषण करने वाला, अतिक्रमण करने वाला आज सबसे बड़ा है। सारे सम्मान, हम सारी फूल की मालाएं पहनाकर पैर उन लोगों के पकड़ते हैं जो हमारी धरती को प्रदूषित करने वाले उद्योग लगाते हैं। कैसे हमारे ही देश के भाई नक्सली बंधु एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, पुलिस नक्सली की हत्या कर रहे हैं, नक्सली पुलिस की हत्या कर रहे हैं। एक तरफ वामपंथी, एक तरफ दक्षिणपंथी, क्या मामला है? वामपंथी भी चाहता है कि मनुष्यता का भला हो, राष्ट्रपंथी भी चाहता है कि हमारे राष्ट्र का, राष्ट्र माने क्या, राष्ट्र में रहने वाले लोगों का कल्याण। ये दोनों में विरोध कहाँ है? तो ये विरोध किताबी और शाब्दिक है। हम लकीर के फकीर बन गए हैं। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन आम जनता रहती है वहीं की वहीं, अभाव में, बदहाली में। तो जो आज भारत की स्थिति है वो विपन्नता की भी है। 1750 से पहले का मैं कई डॉक्यूमेंट देख रहा था कि कहीं भी मजदूरी की बात नहीं है, कहीं मजदूर नाम की चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। ये मजदूर कहाँ से आ गया, मजदूरी कहाँ से आ गई? केवल इसलिए कि ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। तो ये जो अंग्रेज़ों ने जो तरीका बनाया था, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान में हम सब लोग परेशान हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे तौर पर धराशायी हो रही है। आज खुशी और दौलत शोहरत की चाह में पागल हुआ हर आदमी एक अंधी गली में आकर रुक गया है, जहाँ से निकलकर रोशनी में आने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझता, और वो बस चला जा रहा है लक्ष्य विहीन सा। अब ये सोच लोग मन में आ गई है कि जब तक गलत काम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, जो पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। हमारे आपसी संबंध खत्म हो रहे हैं। इवन माँ बाप के, बाप बेटे के, माँ बेटी के जो रिश्ते थे, जो पारिवारिक रिश्ते थे, जो हमारा सब परिवार होता था, वो सब खत्म हो रहा है। क्योंकि शहरों में एक ही अपार्टमेंट में एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सवाल उठता है, गलती किसकी है? जवाब किसी के पास नहीं। और भी कई सवाल उठते हैं जिनका सीधा संबंध इंसान की गरिमामय और आज़ाद जिंदगी से होता है, और इन सवालों पर सभी शक्तिमान लोग गूंगे बन जाते हैं। हमारे देश में युवा इतनी शिक्षा प्राप्त करके, परास्नातक की शिक्षा लेकर के, फिर भी वो दिशाहीन पाता, उसको समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे जिएं, कहाँ जाएं, क्या करें। इससे क्या स्पष्ट नहीं है कि हमारी शिक्षा दिशाहीन रही? शिक्षा उसको दी ही नहीं गई काम की। अब क्या क्या कैसे अच्छे अच्छे बच्चे 2% कम आ गया, आत्महत्या कर लिया, कत्ल हो रहा है। इतने बड़े आम छोटी छोटी बातों के लिए कत्ल पेपर में आता है ना, कैसे कैसे कत्ल हो रहा है। कल की एक बात थी, हाँ, वो लड़की और 3 साल के बच्चे को मारा, तो इसी लेके बच्ची क्यों पैदा किया। आज ये युवान लोग अभी नौकरी नहीं है तो इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ व्यसन में पड़ जाते हैं, कुछ दौड़ भाग में चल जाते हैं। तो उनको भी कैसे जोड़ सकते? उनको नौकरी देने से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए
कि जो अच्छा नागरिक बने, अच्छा गांव में काम हो तो कर सके, ऐसा करना चाहिए। भले बुरे कर्म होते ये मन के कारण होते हैं। मन बड़ा चंचल है, और सिर्फ चंचल नहीं तेज है, और सिर्फ तेज नहीं धोखेबाज भी है। सबसे बड़ा जो आज स्वराज में दिक्कत है, जो परेशानी पैदा होती है, वो हमारे लोभ और लालच ने पैदा किया है, हमारे डर ने, हमारे अंदर के डर ने पैदा किया है। इसलिए हम सही बात नहीं कह पाते हैं, हम सही काम कर नहीं पाते हैं। आने वाले दिनों में मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान धन में ही नहीं है, भारतीय विज्ञान में है, जहाँ दया, प्रेम, अहिंसा और सद्भाव अच्छी तरह से लोगों के बीच में रखने की कोशिश की गई है। हर इंसान के लिए मनुष्य जीवन मिला है, वो सेवा के लिए मिला, सेवा। और सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। जब भगवत गीता ने हमें संदेश दिया है, कर्मण्येवादी कर्मस्ते मा फलं शुभम्। निष्काम भाव से कर्म करते रहो, यही भगवान की पूजा है, यही तो गांधी जी का संदेश है। कैसे होगा ये? आजकल की तेज भागती दुनिया में संयम, नीति, आदर्श, कर्म जैसे शब्द बेमानी लगते हैं, और हम सोचते हैं कि इन बातों पर विचार करना अपना कीमती वक्त बर्बाद करना है। लेकिन हमारा ऐसा सोचना गलत है। आज विज्ञान की करामात से हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन सच ये है कि हम सही मायनों में खुश तभी रहेंगे जब हमें जीवन में संतुष्टि होगी, और संतुष्टि तभी होगी जब हम युगों युगों से चले आ रहे अपने सनातन सिद्धांतों, आदर्शों और नीतियों का पालन करते हुए खुद को संयमित रखकर जिंदगी जिएंगे। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृति को ही भूल गए हैं, उस सनातन संस्कृति को जिसमें युगों को बदल देने का मादा है, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान की जड़ें आज भी मजबूत हैं। विदेशी तकनीक, विदेशी शिक्षा प्रणाली को अपनाते हुए आज हम तन और मन से विदेशी हुए जा रहे हैं और अपने देश, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्या चक्कर है दुनिया का? जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। आज वस्तुवादी जगत इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है, पश्चिमी सभ्यता इतने ज़्यादा भारतीय सभ्यता पे हावी हो गई है कि ऐसा लगता है कि जो भारत की मूल आत्मा थी वो कहीं न कहीं डगमगा सी गई है। अंग्रेजी इस देश से गया, चला गया, लेकिन संस्कृति छोड़ दिया। अंग्रेजी संस्कृति हमें ये कह रही है, खाओ पियो चैन में ये करो, एक दिन मरना है, और फिर लोग कुछ भी खाते, कुछ भी पीते, कैसे निकल जाते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पश्चिम की नकल के आदी हो गए हैं, और सोते वक्त ख्वाब भी यही देखते हैं कि हमारे पास बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस हो। तो जाहिर है जब सुबह उठेंगे तो यही सोचेंगे कि किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, किस तरह से वो हर चीज़ हासिल की जाए जिसकी हमें चाहत है। हमारे देश में इतनी तलाक की, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, क्यों हो रहा है? हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी और आधुनिक और कलाकार क्या फिल्में बना रहे हैं, कैसी अधनंगी चित्र और तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर वो साइकिल रिक्शा का प्रचार करेंगे तो एक अधनंगी युवती को दिखाएंगे। हमारे अभिभावक क्या करते हैं? विद्यालय में बेटे बेटियों को नकल कराने के लिए सिफारिश करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं विद्यालयों में। हम लोग सड़कों पर क्या करते हैं? हमको पता है कि हमारी सड़क 20 फीट चौड़ी है, और जब कोई चौराहा होगा तो हम दोनों ओर के लोग पूरी की पूरी सड़क को दाहिने से बाएं से निकलते हैं, एक दूसरे को धक्का दे करके, काट करके आगे निकलना चाहते हैं। और इसी वजह से हम खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, या शायद हम भूल गए हैं कि खुशी होती क्या है, आज़ादी होती क्या है।
भारतवर्ष को राजनीतिक स्वतंत्रता हुए 62-63 वर्ष हो गया है, आज भी हम भाषा के स्वाधीन नहीं हैं। कोई भी मनुष्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में या राष्ट्रभाषा में बात करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर जाएं, हवाई जहाज में जाएं और अतिथि गृह में जाएं, सब कुछ अंग्रेज में बोलते हैं, अभिवादन करते हैं, क्लास में अंग्रेज बोलते हैं। ऐसा मान लिया गया है कि अंग्रेज के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जब तक ये मानसिक हमारे मन से नहीं जाएंगे, अपने भाषा संपन्न भाषा है और अपने पितृ भाषा में ही मैं पढ़ सकूंगा, लिख सकूंगा, जान सकूंगा, शोध कर सकूंगा, इसमें सारा क्षमता है। ये नहीं मानेंगे तो आप स्वराज की बात करना बेकार है। आप सोचिए कि अमेरिका से जब लोग यहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं, बम्बई आते हैं, और यहाँ के नौजवान और नौयुवतियाँ, हे डूड हाय, हे डूड हाउ यू डूइंग, ओह शिट, यू नो दिस इज गोइंग, वहाँ के जो सड़क की जो भाषा है उसमें जो हे कूल मैन, यूर कूल, हे डूड, हाँ, ये जो वहाँ के जो 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 मतलब कि जो हबशी और जो सड़क पे घूमने वाले लोग हैं, उनकी भाषा हम उसको अपना जो है यहाँ पे गले में लटका के घूम रहे हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं। हमको वो मत समझो, वो जो लोटा लेके जो खेत में जा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो ग्रामीण जो है गांव, हम जो है हम गंवार नहीं हैं, हम बहुत पहुँचे हुए हैं। युवकों को एक प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर वो सब कुछ अर्जित कर लेते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, और सब कुछ अर्जित हो जाता है, लेकिन बाहर का वातावरण, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो कि वो सांस भी न ले पाए, तो वो जो कुछ भी अर्जित करेंगे उससे लाभ क्या हुआ? उनके सोने का महल, सोने का पलंग, सोने की डिनर टेबल और सारी चीजें, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बाहर जब जाओगे तो प्रदूषित वातावरण आपको बीमार कर देगा। और लोग ये दौड़ रहे किस लिए? आनंद के लिए। और एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली लेकर सो रहे कई लोग। तो आनंद, ये गांधी जी कहते थे कि जहां आप खोज रहे हैं वहां आनंद नहीं है लेकिन वो झूठा है। फैन लगाया, बटन दबाया, हवा मिलने लगी, आनंद है। मोटर जल गई, सर में हाथ देखा, झूठा आनंद है। मोटरसाइकिल लिया, आनंद है। रास्ते में पंचर बन गई, सर में हाथ देकर बैठ गया। और इसीलिए परेशान है हमारा देश। तो क्या कोई रास्ता है इस देश में अमन चैन कायम करने का? रचनात्मक काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और शायद नेगेटिवली कहूँ तो राजनीतिक प्रवृत्तियों से ध्यान को थोड़ा सा खींच भी लेना पड़ेगा। बहुत सारी शक्ति हमारी राजनीतिक प्रवृत्तियों में बर्बाद होती है। तो समाज और देश के भलाई के लिए किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। त्याग बहुत जरूरी है। खेती में दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये भुट्टा नजर आता है, लेकिन कब नजर आता है? पहले एक दाना त्याग करता है, अपने आप को जमीन में मिटा देता है, तब भुट्टा नजर आता है। तो त्याग ये बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई एक दाना बनना पड़ेगा। जब सूर्य उगता है तो दुनिया उठ जाती है, वो डूबता है, सब लोग सो जाते हैं। तो कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई देश हो, कोई समाज हो, उसका जो अग्रणी है वो यदि समय पर उठ रहा है, जाग रहा है, नहीं सो रहा है, काम कर रहा है, तो लोग फॉलो करेंगे। भारत के गांव बच जाए, भारत के लोगों की जीवन शैली बच जाए, भारत के लोगों के संस्कार बच जाए, इसकी ज़रूरत है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर भारत खुशहाल होना चाहता है तो गांधी जी की जो पुस्तक हिंद स्वराज है उसको बड़ी बारीकी से हमारे
हुक्मरान या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या नेतागण हैं, ये सारे लोग इसको पढ़ें। स्वराज हमारा एकमात्र मार्ग है मनुष्यता के मूल्यों को, जीवन को सर्वोत्तम जीने के लिए। अगर हमें वो चाहिए तो हमें उसकी तैयारी आरंभ करनी होगी। और ये तैयारी कहाँ से आरंभ होगी? ठीक जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जिस दिन जी रहे हैं, जिस दिन सोच रहे हैं, जो अधिकार और कर्तव्य हमारे समक्ष हैं, वहीं से आरंभ करना होगा। पूरा समाज और संसार और व्यवस्था और संसाधन किसी व्यक्ति को सजा करके तैयार नहीं दिए जाएंगे। हमारी हालत सुधारना हमारे ही हाथ में है। अपनी खुशहाली के लिए पहल हमें ही करनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपने अंदर से डर, लालच, घमंड, स्वार्थ, हर तरह के जानवरों को निकालकर इंसान बनना है। आज भौतिकता के गुलाम इस देश को जुल्म, अत्याचार, बेईमानी, अपराध, भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाने के लिए किसी 1857 या किसी और क्रांति की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी और गांधी के पैदा होने का इंतज़ार करना है। हमें तो अपने ही अंदर के गांधी को जगाना है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है। ये जो गांधी जी हमें कहते थे आध्यात्मिक विचार, वो भी गांव के लोगों के दिल में आना जरूरी है। मैं कल नौजवानों के लिए दो बात बोलता हूँ। एक है वही करो जो आपको शक्तिशाली बनाए। शक्तिशाली शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। और जो आपको कमज़ोर करता है उसको फेंक दो। यह हर एक नौजवान करे। नौजवान का भला होगा, समाज का भला। फिर दूसरा बोलता हूँ, सबके लिए 24 घंटा है। 24 घंटे में खाना भी है, कमाना भी है, सोना भी है, सब कुछ करना है। सब कुछ करो, लेकिन 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को। तो सुखी रहोगे और तुम्हारा देश भी सुखी रहेगा। तो देह को व्यायाम करो। कमज़ोर हो रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है क्योंकि नौजवान कमज़ोर हो रहा है, तो बराबर व्यायाम। और 1 घंटा देश को। कहाँ खोजेंगे देश? पड़ोस में खोजो। कौन लड़का अपढ़ है, पढ़ाओ उनको। ये देश हो, देश का काम हुआ। पेड़ ख़त्म हो रहे देश में, एक पेड़ लगा तो हो गया देश का। तो कुछ भी जिससे समाज का फ़ायदा हो, तो आप भी सुखी रहे, भारत माता भी सुखी। प्राकृतिक पहनो, प्राकृतिक खाओ, प्राकृतिक सोचो, प्राकृतिक जियो। इस देश में हम लोग विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं, तो सबको मिल के रहना चाहिए। और सबकी जो रीति है उससे नीति बनाइए ताकि एक हैप्पी वर्ल्ड बन सके। ये सब कैसे होगा देश में? तो ये देश में ऐसे ही हो जाएगा कि आप देखें कि आप जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं। और हम जो करते हैं उतना ही कहते हैं कि उससे अधिक कहते हैं। तो जो कुछ भी हम चाहते हैं वो अपने ऊपर लागू कर दें, और जितना हम करते चले जाएंगे उतना ही दूसरे लोग भी करते चले जाएंगे, और हम लोग एक हो जाएंगे, और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोगों का ये जो जीवन शरीर है ये अधिक आनंद में, शांति में, उत्सव में बदल जाएगा। मृत्यु के एक दिन पहले अपनी डायरी में गांधी जी ने लिखा था, भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन जब तक भारत के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक भारत की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। गांधी जी का ये सपना पूरी तरह से पूरा होना शायद बहुत मुश्किल है। फिर भी हिंदुस्तान को इसी सच्चे सपने के लिए जीना चाहिए। इस तक पहुंचना हर इंसान की जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो हिंदू स्वराज जैसी किताब गांधी जी ने जो लिखी है, युवकों ने उसको पढ़ी, और सिर्फ पढ़ना नहीं, उस पर चिंतन करना है। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, चिंतन करो,
मनन करो तो आपको नई ऊर्जा मिलेगी, और जब नई ऊर्जा मिलेगी तो आप भी बहुत बड़ा काम इस देश के लिए कर सकते हैं। मुझे मिली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं अपने गांव में काम किया तो गांधी जी के विचारों का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा। नहीं तो मैं क्या, कल मैं लखपति बनता, करोड़पति बनता, लेकिन आज का आनंद जो है वो नहीं मिलना था मुझे, जो आनंद आज मुझे मिल रहा, मुझे पा रहा है। हिंद स्वराज को आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो संपूर्ण गांधी वाङ्मय के भाव अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे। आपके जीवन में एक क्रांति होंगे, परिवर्तन होंगे और आप जागेंगे, ये सुनिश्चित है। मैं समझता हूँ कि हिंद स्वराज हमारे लिए, जो भारत की देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जो बहुत छोटा है, लेकिन उसमें मायना जो रखा है वो बहुत बड़ा है। और भारत का विकास, भारत का निर्माण, भारत की भावी दिशा, ये अगर हम हिंद स्वराज के नींव पर करें तो शायद हमारे देश के लिए जो संस्कृति हमारी है उसकी रक्षा भी हो सकेगी और अच्छा एक विकास का मॉडल बन सकता है। हमारे गुजरात में गवर्नमेंट जॉब करने वाले को CCC कंप्यूटर का ज्ञान होना कंपलसरी आवश्यक है। जिसने CCC की एग्ज़ाम दी होती है उसे ही गवर्नमेंट में जॉब देते हैं, वो क्लर्क हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कुछ भी हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने वालों को CCC की एग्ज़ाम्स देनी ही होती है, और CCC की एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनके साथ हिंद स्वराज बुक पढ़ना ज़रूरी है, और वो बुक का पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में आता है, और वो एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। आइए करें एक छोटी सी पहल उस सत्य की जिसने कभी हम भारतीयों को भारतीय होने का एहसास दिलाया था। पहल उस अहिंसा की जिसने भारत को आजादी का मतलब समझाया था। पहल उस सत्याग्रह की जिसने भारतीयों को भारत वापस दिलाया था। तो आइए कोशिश करें हिंद स्वराज को पढ़ने की, जानने की, समझने की, जीने की। और जो लोग कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते। काहे रे बन को जन जाऊं, काहे रे बन को जन जाऊं, सर्व निवासी सदा अल्फा, सर्व निवासी सदा अल्फा, तू ही संग समाई, काहे रे बन को जन जाऊं, निसा गप पुष्प मध्य जो बस बसत है, पुष्प मध्य जो बस बसत है, मुख रमाई जैसे छाई, तैसे ही हो बसत निरंतर, घट ही खोजो भाई, काहे